Hello, young man. Good morning to all of you. आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं आगे नहीं कर पाया था, केवल क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व किया था। आगे मैं क्वेश्चन 2 से शुरू करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। आप सब जवान हैं, युवा हैं या फिर युवा हो रहे हैं, किशोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि ये दुनिया एक मेला है। और उस मेले में जैसे हकीकत में जो मेले होते हैं तो तरह तरह की चीज़ें मेला घूमने वालों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ये दुनिया भी वैसे ही एक मेला है जो खास करके युवाओं को, किशोरों को, आपकी तरह के जवान हो रहे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और हम आप सभी उसकी ओर खींचते चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि हम जिस चीज़ की ओर जा रहे हैं वो हमें कहाँ ले जा रही है या वो चीज़ कितनी उपयोगी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन है तो हर चीज़ चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, खाना भी खाना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एक रूटीन चाहिए, आपको एक निश्चित डेली रूटीन चाहिए और उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। साथ ही एक चीज़ का पालन और करना चाहिए कि एक काम एक समय में एक ही काम करेंगे। कभी भी डियर स्टूडेंट्स एक समय में 2 काम परफेक्टली नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही नहीं किया जा सकता है, दोनों ही काम प्रभावित होंगे। इसलिए बेहतर होगा अगर हम किसी काम को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक समय में केवल एक ही काम करेंगे और पूरे तन मन धन से करेंगे, उस पर एकाग्रचित्त रहेंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ये जो मेले का भटकन है उससे भरसक तो बचने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मान लीजिए खाना खाना है तो ज़रूरी है, सांस लेना है ज़रूरी है, खेलना है, क्रिकेट है ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। हाँ, संसार में बहुत सारी सुंदरता है, उसको भी देखना है, लेकिन देखना है। आप जानते हैं फूल बहुत ही सुंदर होते हैं लेकिन उतने ही नाजुक भी होते हैं। सुंदर हैं, सुगंधित हैं, लेकिन नाजुक भी हैं। तो यदि हम फूलों को दूर से देखें तो हम उनकी सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। अगर हम उन्हें छुएंगे या उन्हें उनकी डालियों से तोड़ेंगे तो बेचारे फूल मुरझा जाएंगे, उनकी तो ज़िंदगी समाप्ति हो जाएगी और हमारी आँखों को सुकून देने वाली जो सुंदरता है वो भी धूमिल हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि सुंदरता को दूर से देखें और देखने के टाइम में ही देखें, खेलने के टाइम में ही खेलें और पढ़ने के टाइम में केवल पढ़ाई करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करूँगा मैं, क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं, आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, मानेंगे। देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो भी टीचर हैं या मैं हूँ, अगर हम आपको कुछ कहते हैं, आपको कुछ सजेशन देते हैं तो आपके बेहतर भविष्य के लिए देते हैं। और जब तक आप उसका पालन नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो फिर मेरे कहने से या और किसी के कहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सलाहों को मानें। ठीक है, मेले में जाएं तो भूलें नहीं, भटकें नहीं, अपनी मंजिल को याद रखें। आप किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं इसको याद रखें और आगे बढ़ें। तो ठीक है, हम चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपके टेक्स्ट बुक में जो सवाल था वो ये था, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम पिछली वीडियो में बता रहे थे, लेकिन बता नहीं पाए तकनीकी कारण की वजह से। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम दिए गए संख्याओं का। दूसरे क्वेश्चन का जो पहला सवाल है वो है 26 और 91। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो 2 विधि हैं, एक तो विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि, आप जानते हैं,
5वीं या 6ठी में आपने पढ़ा होगा। और एक और विधि होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। यहाँ हम अभाज्य गुणनखंडन विधि का ही उपयोग करेंगे क्योंकि इससे एक साथ मस और लस मतलब HCF और LCM दोनों ज्ञात कर सकते हैं, तो हम वही प्रयोग करेंगे। उसके लिए तरीका ये है कि हम 26 और 91 दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो हम पाते हैं कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। यहाँ हम देखते हैं कि 13 जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए HCF जो है इन दोनों संख्याओं का 26 और 91 का हुआ 13 एंड अरे हिंदी है तो और हिंदी ही लिखते हैं और LCM जो होगा वो हो जाएगा 2 × 7 × 13 बराबर 7 × 14 गुना 13 14 गुना 13 42 14 2 8 1 182 हम पाते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें यह जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे अब। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। दोनों संख्याएं हैं 26 गुना 91, HCF है 13 और LCM है 182। ठीक है, इसका गुना करके देखिए आप, 26 और 91 का गुना करके देखिए। हम पाते हैं 2366। ठीक है, इसको भी करके देखते हैं। 182 × 13 3 दूनी के 6 3 8 24 के 4 हासिल 2 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 2366। देखिए स्पष्ट आप देख सकते हैं कि दोनों इन जो दी गई संख्याएं थी उनका गुणनफल भी 2366 है और जो HCF और LCM 182 और 13 का गुना करते हैं तो भी 2366 आता है। इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो गया, सत्यापित है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी है, आप इसको याद रखें। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92। फिर इन दोनों संख्याओं का वैसे ही हम अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। ये 2 से कटेगा, दो से इसको डिवाइड करेंगे 46 बार में, 2 चौके 8 1 2 2 6 12। ठीक है, 2 से इसको करते हैं आता है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है, अब ये नहीं विभाजित होगा। 17 भी अभाज्य संख्या, अब ये विभाजित नहीं होगा। तो हम पाते हैं कि हम 510 को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 तथा 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम ये पाते हैं
कि इसमें 2 गुना 23 है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है, तो केवल 2 है, इसलिए HCF क्या हो गया 2, और LCM कितना हो जाएगा, जो दोनों में है उसके बदले में 1, और फिर ये बाकी सब भी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, 17 गुना 2 गुना 23, इन सारी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तीस गुना 17 गुना 46, 51, 510 गुना 46, इतना हम पाते हैं 23,460 HCF हुआ ये। तो फिर हम इस पर इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुना 92 बराबर HCF है 2 गुना ये है 23,460, 23,460 गुना करें 92 और 510 का, ₹46,920 जीरो 46,920। यहाँ हम पाते हैं 46,920, फिर इसका गुना कर लेते हैं, 2 गुना 0 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 9 द्वितीय 6 2 दूनी के 4। देखिए 46,920 46,920 दोनों साइड इक्वल है, तो इसका भी मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनके HCF और LCM का गुणनफल बराबर है। हो गया। थर्ड नंबर, में है 336 और 54। 336 और 54, तो फिर हम 336 और 54 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी के 4, 2 से 2 चौके 8, ठीक। तो हम पाते हैं यहाँ 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इतना। और 54 बराबर क्या पाते हैं
2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें जो कॉमन गुणनखंड है वो ये दोनों हैं। इसमें 2 और 2 दोनों में है, फिर यहाँ 2 है तो 3 है, 2 है 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, 3 है 3 है, बस 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो इसमें 7 नहीं है। तो HCF क्या हो गया, ये 2 × 3 यानी 6 एंड एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 3, मतलब ये और ये दोनों के लिए। उसके बाद गुना करते हैं, 6 48 और 42, 21 दूनी 42 गुना करते हैं, 2 8 16 6 हासिल, 1 2 चौके 8 1 9 48 दूनी 96, 4 8 32 के 2 हासिल, 4 8 2 ये संख्या पाते हैं। 2016 LCM, ठीक है। यहाँ ये सब तो इजी प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। अब हम फिर इसको भी चेक करेंगे, इस पर इसको हम मिटा देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 54 बराबर HCF है 6 इंटू LCM है 2016। गुना करके देखिए आप, 336 गुना 54 कीजिए, 18,144 बराबर, इसको गुना करते हैं 6 कहीं मिस्टेक हो रहा है। 6 हासिल 3 6 3 9 0 6 दूनी 12। यहाँ गलत है, द्वितीय 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 और ये तरीके 21 63 होगा। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 48 तरीके 9 7 63 का मल्टीप्लाई करना होगा। हम 42 से किए थे, यहाँ मिस्टेक हुआ है। 24 की 3 24 की 4 हासिल 2 12 2 14 6 48 की 8 हासिल 4 24 से 4 28 4 8 4 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3। यहाँ पर हमारा आ रहा है 3024। अब देखते हैं, हमको पता चला इसलिए क्योंकि यहाँ दोनों साइड ये और ये इक्वल आना चाहिए। तो ये संख्याएं तो बिल्कुल सही हैं और इनका गुणनफल भी यहाँ सही है। इसका मतलब कि इसमें से कहीं मिस्टेक हुआ था। तो हम पाए यहाँ कि 3 × 3 9 की जगह पे हम इसको 6 कर दिए थे जल्दी जल्दी में, इसलिए मिस्टेक हुआ। 3024 इसका गुना करके देखते हैं। 24 की 4 हासिल 2 14 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल 1 1 18 18,144 18,144। देखिए अब दोनों साइड इक्वल है
तो इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये तय है, ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद भी रखिए। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इजी प्रश्न है, एकदम इजी है। पहला प्रश्न में है आपका 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है। तो हम इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। ये 2 से कटता है 6 बार में, ये 2 से कटता है 3 बार में, हो गया। अब ये नहीं कटेगा, ये 3 से 5 बार में हो गया, ये 3 से 7 बार में। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन कर दिए हैं, तो अब हम उसी विधि का उपयोग करेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। तो हम इसमें खोजेंगे कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो हम पाते हैं कि केवल ये है 3 जो तीनों में है, ठीक है। इसमें 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है। इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है। इन दोनों 12 में के गुणनखंड में 2 है, तो इन दोनों में नहीं है। इसलिए इसका जो है एचसीएफ क्या हुआ 3, तीनों के बदले में 3, 1 3। और एलसीएम में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों 3 के लिए 1 3, फिर 5 और 7। 3 और 420 आंसर हुआ इसका। एलसीएम 3 और एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। ठीक है, हो गया। अब अगला सवाल है इसका दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 17, 23 और 29 ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता है। हम 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1। इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, ये 1 है जो तीनों में है, एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। इन तीनों संख्याओं का आप गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, वो आंसर होगा इसका। ठीक है, गुना करना आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है आप कर लेंगे, और वो इसका एलसीएम होगा। और नहीं चलिए कर ही देता हूँ मैं। ग्यारह 11,339। आप भी गुना करके चेक कर लीजिए। 11,339
मेरा आ रहा है 11,339। आप ठीक से गुना करके देख लीजिए। आंसर शीट में लिखा हुआ है 1,139, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत आंसर है। ठीक है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। हम फिर से एक बार चेक करते हैं। 23 गुना 17, 17 के इसके 1 हासिल 2, 7 में 14 2 16, 3 2 1 9 3, 391 गुना 29। केवल 9 से गुना करते हैं तो 3,519 आता है। नहीं, सही है, ये सही है। किताब में जो आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंटिंग है वहाँ पे, तो ये सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है 8 9 और 25। 8 9 25 सबका करते हैं हम अभाज्य गुणनखंडन। आठ बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 बराबर होगा 3 गुना 3 और 25 बराबर 5 गुना 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इन तीनों में नहीं है, तो इसलिए हम सब में गुना 1 लिख सकते हैं। अर्थात इसका जो HCF होगा वो 1 होगा और LCM क्या होगा, LCM बराबर इन सब का गुना कर दीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अठारह सौ आ रहा है। देखिए इसका LCM 1800 होगा और HCF 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। नाइन दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग वेरीफाई कर रहे थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। उसी फॉर्मूला का, उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है।
यहाँ दोनों संख्याएं हैं 306 गुना 657 बराबर HCF 9 दिया हुआ है, HCF 9 इंटू LCM। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक समीकरण जैसा है। समीकरण जैसा क्या? बिल्कुल समीकरण ही है। 3 राशियाँ ज्ञात हैं, 1 राशि अज्ञात है। तो हम अगर यहाँ पर LCM को छोड़ दें, और चूंकि LCM और 9 के बीच में गुना का चिन्ह है, 9 को हम इस साइड लाएंगे, दाएं साइड से बाएं साइड में लाएंगे, तो यहाँ ये गुना है, इधर आके क्या होगा? बटा हो जाएगा। आप समीकरण के नियम में इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, बटा 9। ठीक है, इससे ये संख्या भी कटेगी और ये संख्या भी कटने वाली है। 7 5 12 6 18, 18 9 से कटता है, इसलिए ये संख्या कटेगी। कटा देते हैं। 9 7 63, 2 7 9 3 27, 9 7 63, 2 बचता है इसमें से 7 27, 9 3 27, 73 बार में। तो इसका मतलब ये है कि 306 गुना 73 बराबर जो होगा वो LCM होगा। अब आपको इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, 306 और 73 का गुना कर लेंगे। LCM ज्ञात हो गया कि इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा? 22,338। ठीक है, हो गया। ये LCM ज्ञात करना था, उसी का उपयोग करके हमने LCM ज्ञात कर लिया। इस तरह से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर दोनों संख्याएं दी गई हैं, यहाँ HCF दिया था तो LCM ज्ञात करना था, कर लिए। LCM दिया हो सकता है, HCF ज्ञात करना होगा, इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। या किसी संख्या का HCF और LCM दिया रहेगा और इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या दी हुई रहेगी, तो दूसरी संख्या भी इसी फॉर्मूला का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको जांच करना है n के लिए, प्रकृत संख्या n के लिए। तो n का मतलब क्या हो सकता है? चूंकि ये प्रकृत संख्या है इसलिए 1 2 3 4 या इस तरह से आगे संख्याएं हो सकती हैं। और हमें चेक करना है 6 का पावर n के लिए कि 6 का पावर n करेंगे, अर्थात 6 का पावर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 इस तरह से कुछ भी हो, तो क्या उसका जो वैल्यू मिलेगा हमको वो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, इसको चेक करना है। तो हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी एग्जांपल हम थोड़ा सा लेते हैं आपको। 6 का पावर n, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो 6 का पावर 1 या 6 का पावर 2 या 6 का पावर 3 या 6 का पावर 4। ठीक है, तो 6 का पावर 1 का मतलब होता है 6, ये होता है 6 इंटू 6, इसका मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, और इसका मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक, यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि जब भी हम 6 गुना 6 करेंगे, 36 की 6 होगा, इकाई अंक 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। स्पष्ट हो रहा है। ये हमने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। हम हालांकि इसका उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम एक दूसरे प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ दिखाएंगे कि 6 का पावर n, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। पावर अब कुछ भी हो, 1 है तो 2 गुना 3 एक बार होगा, अगर 2 है तो 2 गुना 3 दो बार होगा। पावर अगर 3 है तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 3 बार होगा। अर्थात ये है कि 6 का पावर n चाहे जो भी संख्या हो, उसके अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ
हम पाते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही आता है, ठीक है। जबकि यदि 6 का पावर n 0 पर समाप्त होता तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होती, अर्थात कि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 5 भी होता, 5 भी होता। तो हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। और हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। परंतु यहाँ 6 के पावर n में केवल 2 और 3 ही है, 3 ही है, होगी। अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n के लिए ऐसी कोई n संख्या नहीं है, ऐसी कोई n संख्या नहीं है कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी। अर्थात हमने क्या पाया कि इस तरह की कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए कि 6n जो है वो 0 पर समाप्त होगी। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी इसमें 6 और 7 नंबर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।